नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और मेरे साथ एक और बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर PL पूनिया, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर पूनिया, बहुत बहुत स्वागत है तर्कश में बहुत बहुत आपका। धन्यवाद श्याम सुंदर। सबसे पहला सवाल जो मैं करना चाहूँगा आपसे, अभी हाल ही में की घटना है कि हरियाणा में जो मिर्चपुर में दलितों पर अत्याचार का मामला सामने आया था। अभी अदालत ने तमाम जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया है और एक बार फिर ये सवाल उठा है कि दलितों पर जो अत्याचार होता है उसमें कन्विक्शन की जो दर है, जो सज़ा की जो दर है, वो बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्या लगता है आपको? देखिए, सही है, बहुत सी खामियां हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में सब बातों को ध्यान में रख के सब चीज़ें इकट्ठी नहीं की जाती एविडेंस के रूप में, और उससे दिक्कत होती है। फिर जो उसकी पैरवी करने वाले हैं वो उसके मन से, संलग्नता से उसकी पैरवी नहीं करते, जिससे पूरे तथ्य कोर्ट के सामने नहीं प्रस्तुत होते। और न्यायालयों के द्वारा भी जो संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए वो नहीं दिखाई जाती है। टेक्निकल एक रुख अपनाते हुए और बरी कर दिया जाता है। इसलिए कन्विक्शन रेट बहुत कम है। और कुछ राज्यों में तो मैं गया हूँ, किसी में 3% कन्विक्शन रेट है, किसी में 2% कन्विक्शन रेट है। इससे अच्छा तो ये फिर मुकदमे हो ही नहीं। ये तो सिर्फ खाना पूरी है। अगर 2-3% कन्विक्शन रेट होगा तो फिर ऐसे सिस्टम से क्या फ़ायदा। जो गरीब पिटते रहेंगे, उनके ऊपर अत्याचार होता रहेगा और जो अपराधी हैं उनको दंडित नहीं किया जाएगा, तो पूरी व्यवस्था ही निरर्थक हो जाएगी। और यही दलित समाज महसूस करने लगा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि कठोरता से कार्रवाई हो, जल्दी से उस पर न्यायालय में निर्णय हो, अलग से थाने खोले जाएं, अलग से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, अलग से पैरवी करने की व्यवस्था हो, अलग से न्यायालय हो, और न्यायालय सिर्फ यही काम देखें ताकि तत्परता से हो। 2-3 महीने के अंदर अगर सज़ा हो जाए या छूट जाए, निर्णय हो जाए, मैं समझता हूँ कि इस पर अंकुश लगेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आप अध्यक्ष हैं। आप ये जो बातें कह रहे हैं, आप क्यों इंसिस्ट नहीं करते हैं सरकार के सामने? कमीशन का क्या रोल होता है जब इस तरह के घटनाएं सामने आती हैं? देखिए, आर्टिकल 338 भारतीय संविधान, उसमें इस आयोग की व्यवस्था है। वो उसी में लिखा है कि चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, 3 सदस्य होंगे, और क्या क्या उनके दायित्व होंगे, और उन दायित्व का निर्वहन करने के लिए क्या क्या उनके अधिकार होंगे। ये सब पूरी व्यवस्था लिखी है। हमारा जो दायित्व है उसके अंतर्गत हम हर चीज़ की जांच कर सकते हैं। जो योजना बनी उसकी समीक्षा कर सकते हैं, और जो अपराध हो रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसकी भी जांच पड़ताल कर सकते हैं। आरक्षण की व्यवस्था सही नहीं हो रही, उसकी भी छानबीन कर सकते हैं। लेकिन उससे आगे हमें उनको दंडित करने का या इवन चेतावनी देने का वो अधिकार नहीं है। हम सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, रिकमेंडेशन देने का अधिकार है। और वो यही व्यवस्था संविधान में ही लिखी है कि हम राष्ट्रपति को साल में एक बार ज़रूर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अगर ज़रूरत हो तो एक बार से ज़्यादा भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। डॉक्टर पूनिया, कभी कभी आपको बेबसी महसूस नहीं होती है कि ये कमीशन बनाया गया है अनुसूचित जातियों का ख्याल रखने के लिए, उन पर उनका उत्पीड़न ना हो, उन पर अत्याचार ना हो, और उनके वेलफेयर की जो योजनाएं हैं वो बने, वो लागू हों, उस पर नज़र रखने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जब आपके अधिकार सीमित हो जाते हैं सिर्फ सिफारिशें करने तक, तो बेबसी महसूस होती है। देखिए, जो संविधान निर्माता ने जो सोचा कि ये आयोग है, निष्पक्ष तरीके से जांच करेगा, जांच करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा, और जो संबंधित एजेंसी हैं जिसको की कार्रवाई करनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो रिकमेंडेशन के आधार पर कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने कभी अंदाज़ नहीं किया था कि आयोग रिकमेंडेशन अपनी भेजेगा और जिनको कार्रवाई करनी है वो उसके ऊपर बैठ जाएगा, तो ये कभी भी नहीं सोचा गया था। तो वर्तमान परिस्थितियों में, संदर्भ में देखते हुए मैं समझता हूँ कि समय आ गया है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए और उसमें ये व्यवस्था होनी चाहिए जो आयोग अपनी रिकमेंडेशन करेगा, अपनी रिपोर्ट भेजेगा, उन डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार भी इसको होगा। हमें अधिकार है कि जांच पड़ताल और इंक्वायरी के दौरान में सिविल कोर्ट की पावर है। सिविल कोर्ट की पावर है, सम्मन जारी कर सकते हैं, यहाँ तो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को सम्मन कर सकते हैं, यहाँ से तक कि न्यायालय से भी रिकॉर्ड दस्तावेज़ों को सम्मन कर सकते हैं, ये अधिकार है। लेकिन ये इंक्वायरी के दौरान है। इंक्वायरी के बाद जो डायरेक्शन दी जाती हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का भी अधिकार दे दिया जाए और उस पर भी सिविल कोर्ट की पावर को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान हो जाएगा। हम चाहते हैं, मन में सोचते हैं कि इस मामले में ये फिट केस है, इस अधिकारियों के खिलाफ एट्रोसिटीज़ एक्ट का अंतर्गत प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन हम लिख ही सकते हैं, हमें अधिकार नहीं है कि हम एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन को परफॉर्म करें, ये हमारे अधिकार तो अगर संविधान संशोधन की आप बात कर रहे हैं, अगर संविधान में संशोधन की ज़रूरत आप महसूस करते हैं तो आप इस बात को क्यों उठाते नहीं हैं? आप सांसद भी हैं, लोकसभा के सदस्य हैं और आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं, यूपीए की अभी सरकार है। क्या कभी इसको आपने उठाया है कि आप जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह के अनुभव हैं, उसके आधार पर ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए इस तरह के आयोग जो हैं? कई बार लिखा गया है, मेरे आने से पहले भी लिखा गया है और ये भी एक मुद्दा है। हमने 17 कमेटी बनाई है जो दलित समाज से संबंधित जितनी भी समस्या हो सकती है उसके अलग अलग कमेटी बना के, ताकि गंभीरता से परीक्षण होके, जांच पड़ताल करके और रिपोर्ट बन जाए, ताकि हम राष्ट्रपति जी को वो सबमिट करेंगे। उसमें आरक्षण की व्यवस्था जैसे है, उसमें जो समस्याएं उसके बारे में, कास्ट सर्टिफिकेट्स में जो माइग्रेंट एससीज के सर्टिफिकेट की दिक्कत होती है वो है, फिर स्पेशल कंपोनेंट प्लान या शेड्यूल का सब प्लान का पैसा निर्धारित तो कर दिया जाता, लेकिन उसमें कोई विशेष योजना नहीं बनती जिससे दलित समाज को सीधे सीधे लाभ पहुंच सके। और एट्रोसिटीज़ का है, फिर इसमें भी एट्रोसिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, कन्विक्शन रेट कम होता जा रहा है, तो ये भी एक अपने में समस्या है। फिर इस समाज के सामने क्योंकि सरकारी नौकरियां हैं नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, तो उसमें भी कमेटी बनाई है। ज़रूरत महसूस की जा रही है कि न्यायपालिका में भी आरक्षण हो, तो उसके लिए भी कमेटी बनाई है। एजुकेशन हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है और उसी के थ्रू एम्पावरमेंट हो सकता है। उसमें जो समस्या आ रही है उसके लिए हमने कमेटी बनाई है। हॉस्टल फैसिलिटीज़, कोचिंग के लिए उसमें हमने बनाया है। तो और एक जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को किस तरह से सुदृढ़ किया जा सके, इसके ऊपर भी कमेटी बनाई है और ये कमेटी की रिपोर्ट बहुत जल्दी आने वाली है। मैं समझता हूँ एक पहल हमने की है सभी मुद्दों के ऊपर और वो पहल कामयाब होने की। मंत्री हमारे जो मिनिस्टर हैं मुकुल वासनिक जी, उनसे भी चर्चा हो चुकी है, उनसे भी हमने कहा है कि ये एक पहलू ऐसा है जिसमें कार्रवाई होनी चाहिए। समय आ गया है जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के जिस पे जिम्मेवारी है वो उसमें अगर अनदेखी करते हैं दलित समाज के आवश्यकताओं को, तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार आयोग को होना चाहिए। डॉक्टर पूनिया से कई मुद्दों पर बातचीत अभी भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पीएल पूनिया से। डॉक्टर पूनिया, आपने कई सारे सवाल उठाए
निष्पक्षता का सवाल उठाया कि आप सिफारिशें करते हैं लेकिन जिनको वो सिफारिशें लागू करनी हैं वो लागू नहीं करते हैं, और संविधान निर्माताओं ने जब वो व्यवस्था की थी तो उन्होंने इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन आपके अपने ऊपर ये आरोप लगता है कि आप भी निष्पक्षता नहीं बरतते हैं। जब उत्तर प्रदेश का सवाल आता है तो वहाँ दूर दराज के किसी इलाके में अगर कोई घटना हो जाए आपकी नज़र चली जाती है, लेकिन जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहाँ आपकी नज़र नहीं जाती है, वहाँ आपको सब कुछ ठीक ठाक नज़र आता है, चाहे आंध्र प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो। सहमत हैं इस आरोप से? नहीं, आरोप से सहमत होने का प्रश्न ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना घटित होती है तो वहाँ पर जाना मेरा दायित्व है। अगर हरियाणा में कोई घटना घटित होती है वहाँ पर जाना मेरा दायित्व है। अगर उड़ीसा में कोई घटना घटित होती वहाँ जाना मेरा दायित्व है। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश भी उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। कोई प्रदेश सरकार ये कहे कि यहाँ ये क्यों आता है तो मैं समझता हूँ कि वो इस संविधान की अनदेखी कर रहे हैं, संविधान के विरोध में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई मैं नहीं कह रहा, वहाँ पर बच्चा बच्चा कह रहा है कि दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं। ये कह सकते हैं कि साहब बाकी जगह भी बढ़ रही हैं, मैं मानता हूँ बाकी जगह भी बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रही है? और उत्तर प्रदेश में जो दोषी व्यक्ति हैं, जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, उनको सरकार संरक्षण क्यों दे रही है? थाने में रिपोर्ट दर्ज की नहीं जाती है। अगर रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो उस पर जो उत्पीड़न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। ये विडंबना है। और फिर मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की छोड़ दीजिए, मैं पंजाब में भी गया, पंजाब सरकार में जो कमियां थी वो भी मैंने उजागर की। मैं कर्नाटक में गया, मैंने वहाँ भी उजागर की जितनी भी समस्याएं थी। लेकिन कर्नाटक और पंजाब दोनों जगह कांग्रेस की सरकार नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश गया तो आंध्र प्रदेश में मैंने वो सब पूरा किया। मैं हरियाणा गया, हरियाणा में भी जो कमियां थी वो मैं उजागर की। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे मिलने के लिए सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग सब मिलने आते हैं और आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने ये आरोप नहीं लगाया कि अनुसूचित जाति आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। डॉक्टर पूनिया, आप आंध्र प्रदेश गए, आपने कहा कि रोसैया सरकार जो थी, उस वक्त रोसैया मुख्यमंत्री थे, जब आप वहाँ गए आपने तारीफ की कि आंध्र प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। राजस्थान में मैंने स्टेटमेंट मैं बता सकता हूँ ना, मैं बता सकता हूँ। मैंने वहाँ मिलकर ये कहा कि जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा है जी, यहाँ पर हाईवे पे खर्च हो रहा है, यहाँ पर रिंग रोड पे खर्च हो रहा है, यहाँ एड्स पब्लिसिटी पे हो रहा है, यहाँ हुसैन सागर लेक के ब्यूटिफिकेशन में खर्च हो रहा है। ये मैंने कहा और ये अखबारों में आया है, सब जगह अखबारों में आया है। मैंने इसका उल्लेख जब प्रधानमंत्री को लेटर लिखा उसमें उल्लेख किया है। हम इसमें जरा भी कोई भेदभाव नहीं करते। अब जो बात होती है स्पष्ट रूप से कहता हूँ। अभी मैं राजस्थान गया था, मैंने वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा कि भावरी देवी केस में मंत्री के खिलाफ जो आरोप है, दलित महिला है उसके उत्पीड़न का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस्तीफा लेना चाहिए। वहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का मंत्रिमंडल है, वहाँ पर भी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष होने के नाते जो दलित समाज की बात आती है तो खुल के लेकिन डॉक्टर पूनिया, अगर तुलना की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर जितनी आपकी टिप्पणी आती हैं, जितने आपके बयान और वक्तव्य आते हैं, हरियाणा की बात करें, मिर्चपुर में जब तमाम लोगों को छोड़ दिया गया, किसी को सज़ा नहीं मिली, वहाँ एक दलित व्यक्ति और उसकी बेटी को जिंदा जला के मार दिया गया और कोई उसका दोषी नहीं है, उसके बाद आपका कोई बयान, कोई वक्तव्य? न्यायालय का निर्णय होगा तो उस पर आप बयान और वक्तव्य देंगे, उसका तो हमने पूरा बताया। एक सामान्य बात कह सकते हैं, लेकिन उस तरह से थोड़ी। मैं आयोग का अध्यक्ष नहीं बना। मिर्चपुर कांड को सबसे पहले लोकसभा में उठाने वाला तो पीएल पुनिया था, हमने उठाया और बराबर उसमें निरंतर समीक्षा करके उन लोगों को आर्थिक सहायता दिलाई। मैं समझता हूँ कि कई करोड़ रुपया उन लोगों को दिया गया, रोजाना के भोजन के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, मकान, नए मकान बनाने के लिए। और आज भी 63 लोग ऐसे हैं
जिनको व्यक्तिगत सुरक्षा अभी भी प्रदान की हुई, लेकिन क्या अभी भी प्रदान की लेकिन गई। इतनी और सुरक्षा देने के बाद आप भी उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वहाँ बच्चे बच्चे से पूछिए, आप जितने राजनीतिक दल हैं उससे पूछ लीजिए कि वह क्या उनको आप उनको कोई ट्रॉफी दे सकते हैं कि साहब बड़ा अच्छा काम किया है दलित उत्पीड़न में, कि बहुत अच्छा काम किया, आपको ये ट्रॉफी दी जा रही है? एक मामले में आप मुझे बताइए जिसमें राज्य सरकार ने कोई प्रभावी ढंग से कार्रवाई की गई हो। मारे मारे घूमते हैं, हत्या हुई है, बलात्कार हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, किसी अधिकारी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई तो की नहीं। किसी एसपी या डीएम को बर्खास्त करने के बजाय किसी का ट्रांसफर तक तो हुआ नहीं, किसी का नहीं हुआ। तो ऐसे सरकार को क्या किया जाए? अगर किसी परिवार में, गरीब से गरीब भी अगर परिवार है, उसके परिवार में कोई उत्पीड़न होता है तो ये मेरा दायित्व है, संविधान में लिखा, आर्टिकल 338 में लिखा। उत्तर प्रदेश मेरा जाना उत्तर प्रदेश में जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं वो तमाम मीडिया में आ रहे हैं, आप भी उस पर आवाज़ उठाते हैं और बिल्कुल आपका अधिकार है। लेकिन अगर जो आरोप आप या कहिए कि जो आप कह रहे हैं कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर और उनकी नीति को लेकर के साहब वो सज़ा नहीं दिला रहे हैं बल्कि संरक्षण दे रहे हैं उन लोगों को जो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। मिर्चपुर वाले मामले में आप कह रहे हैं कि न्यायालय के फैसले पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते, मैं उस पर टिप्पणी मांग भी नहीं रहा हूँ। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, वहाँ की जो सरकार है, आप कह रहे हैं कि तमाम सुरक्षा के प्रबंध किए गए, लेकिन उसके बावजूद तमाम गवाह जाके हॉस्टाइल हो जाते हैं अदालत में। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई दबाव किसी तरह का नहीं था, गवाह अपने आप हॉस्टाइल हो गए जाके। तो आपने प्रश्न ही नहीं पूछा, आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं और जवाब भी खुद दे रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अजीब सी बात है। न्यायालय दिल्ली में, न्यायालय में सुनवाई हुई, उनके जो गवाह थे उनको भी दिल्ली रखा गया, पुलिस सुरक्षा में रखा गया और कुछ लोगों को सजा भी हुई है, 13-15 लोगों को सजा लेकिन सजा हुई है। दूसरी धाराओं में सजा हुई। सुन लीजिए, पहले धारा जो लगेंगी 15 या 17 होगी। अब उसके बाद उस न्यायालय के आदेश की समीक्षा की जाए, समीक्षा करके जिसमें अपील हो तो अपील की जानी चाहिए। मैंने तो आदेश देखा नहीं, ना ही मैंने कोई समीक्षा की है, ना ही मैं उसके अपील में जा सकता हूँ। ये उनका काम है, उसको देखेंगे। क्या मैं समझता हूँ कि उनको करना चाहिए, कर रहे होंगे और हर राज्य सरकार की बात है। मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जहाँ राज्य सरकार में उसकी बात कर रहा था, एक जनरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, उसके ऊपर मैं टिप्पणी कर रहा था। मैं न्यायालय की टिप्पणी तो मैंने की नहीं, न्यायालय की मात्र इतनी की थी क्योंकि राज्य सरकारों की तरफ से सही ढंग से मुकदमा की पैरवी नहीं होती है, इसलिए मुकदमे छूट रहे हैं। और जो संवेदनशीलता जो न्यायालय के स्तर पर होनी चाहिए या जो पैरोकार करते हैं प्रोसिक्यूशन के, उनके द्वारा संवेदनशीलता होनी चाहिए, कानून की जानकारी होनी चाहिए, वो नहीं है। एक अलग से नज़रिए से देखने की आवश्यकता है और उसमें सभी राज्यों के लिए ये एप्लीकेबल है, कोई एक राज्य के लिए नहीं है। मैं लखनऊ यूपी की कहूँ, आप उसको हरियाणा की कहते रहिए, तो इससे कोई हल निकलने वाला नहीं। एक सामान्य बात है जो दलित समाज को बिल्कुल सीधे मुंह बाए खड़ी है कि इन चीज़ों का जवाब हमको चाहिए कि क्या वजह है कि उत्पीड़न होते रहेंगे और सवाल पे उठाते रहेंगे कि साहब आप वहाँ से पक्षपात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये मखौल उड़ाना हुआ जी। ये समस्या का समाधान नहीं हुआ डॉक्टर पूनिया, बल्कि मखौल उड़ाना हुआ। डॉक्टर पूनिया आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पीएल पूनिया से। डॉक्टर पूनिया, आप कह रहे थे कि आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो या दूसरे प्रदेश हों। आप जहाँ जहाँ दलित उत्पीड़न देखते हैं वहाँ वहाँ आप आवाज़ उठाते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो कन्विक्शन रेट है
जो सज़ा नहीं मिल पाती है, वो उत्तर प्रदेश हो या दूसरे कांग्रेस शासित प्रदेश भी हों, हर जगह कहीं 2% है कन्विक्शन रेट, कहीं 3% है, और ओवरऑल अगर एवरेज की बात करें राष्ट्रीय स्तर पर तो 15 या 16% आती है। इतनी गंभीर समस्या है, इसका क्या निदान आपको समझ में आता है? देखिए, मैं पहले भी बता रहा था कि मुकदमे दर्ज करने में सावधानी बरतनी चाहिए। सही तरीके से पूरे तथ्यों के साथ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए बिना किसी विलंब के, और उसके बाद जो विवेचना करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको कानून की जानकारी होनी चाहिए, उनको संवेदनशीलता होनी चाहिए कि इस समाज के साथ में क्या पीड़ा होती है। किसी को अंदाज नहीं हो सकता जो उनकी परिस्थितियों से अवगत ना हो। कानून की जानकारी नहीं है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि जो अपराध है उसकी क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या कंटेंट उसके अपराध में होने चाहिए, उस सभी कंटेंट्स के ऊपर उनकी इन्वेस्टिगेशन सबूत के साथ होनी चाहिए और चार्जशीट में उसका उल्लेख होना चाहिए। चार्जशीट होने के बाद, न्यायालय में होने के बाद, जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स न्यायालय के, उन सब को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कानून क्या है। कानून के बारे में उनको नहीं जानकारी है। न्यायालय कहते हैं कि हमारे सामने तो जो बहस करके बताएगा उसकी हमको जानकारी होती है, लेकिन बहस करके बताने वाले, जो कानून बताने वाले लोगों को ही कानून की जानकारी नहीं है, तो वो क्या होगा? जी, ये बात आपने पहले भी कही कार्यक्रम में, लेकिन आपने जो एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि न्यायपालिका की अगर बात करें, पुलिस की अगर बात करें, संवेदनशीलता की भी कमी है, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का सवाल, न्यायपालिका में आरक्षण का सवाल आपसे पहले भी लोग उठाते रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, लेकिन वो लागू होता नज़र नहीं आ रहा है। आपकी अपनी पार्टी, अगर आपकी पार्टी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, एक सांसद के तौर पर अगर मैं आपको देखूं, वो इच्छा शक्ति आपकी पार्टी में भी नज़र नहीं आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में कौन इनिशिएटिव लेता है ये इस पर निर्भर करता है। और यूपीए सरकार के द्वारा, जैसे अभी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जो भारत सरकार के लेवल पे जो खरीदारी होती है, सरकारी स्तर पर खरीदारी होती है, उसका 20% हिस्सा जो अनुसूचित जाति के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे खरीदा जाएगा। तो ये अफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन की शुरुआत है। और इसी तरह से जो प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से जो उद्योगपतियों के संस्थान हैं, जैसे CII है या दूसरे PhD चैम्बर है, इन सब से संपर्क करके एक सहमति इकट्ठी की जा रही है। डॉक्टर पूनिया, ये बहुत सीमित कदम है। आपको लगता है कि सरकार की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को अपील की जा रही है कि अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए? नहीं, कानून बनेगा, कानून बनना चाहिए। वो कब, कैसे कानून बनना चाहिए? देखिए, जो 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, उसमें स्पष्ट लिखा था कि ये व्यक्तियों के बीच का समझौता नहीं है, ये दो समाज के बीच का समझौता है। और ये जब तक रहेगा, जब तक इसमें परिवर्तन तभी किया जाएगा जब दोनों समाज की सहमति होगी। और वो सहमति कब होगी? जब गैर बराबरी ख़त्म हो जाएगी। आज गैर बराबरी वैसे की वैसी मौजूद है। प्लानिंग कमीशन कहता है कि जितने गरीब हिंदुस्तान में हैं 50% से ज़्यादा वो दलित हैं। ये बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल। और गरीबी है, अनुसूचित, ये इसमें छुआछूत है। उड़ीसा में आपने देखा होगा, मैं तो खुद गया था वहाँ मंदिर में, जहाँ पर दलितों को जाने नहीं दे रहे हैं। कर्नाटका में अलग से कप प्लेट रखे जाती है दलित समाज के लिए। एक अफसर अपना पूरा चैम्बर गोमूत्र से धुलवाता है, क्योंकि उससे पहले यही तो मेरी बात का आप समर्थन कर रहे हैं जी, कि वो छुआछूत आज भी मौजूद है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ये कहे कि हमारा जो 1932 में समाज था, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। आफ्टर ऑल हम जो 1932 में लोग थे, उन्हीं के तो वही हमारे पूर्वज थे,
हम लोग उनके वंशज हैं। लेकिन और जो दायित्व डॉक्टर पूनिया, जो संकल्प उन्होंने लिया बात से था, मैं सहमत हूं। आज भी ऐतिहासिक दायित्व है, इस समाज का दायित्व है, इस राष्ट्र का दायित्व है कि उसको माने। और उस समय प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं होता था, सब सरकारी सेक्टर में था। जब आरक्षण दिया गया तो आरक्षण आज भी मिलना चाहिए। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि आप और आपकी पार्टी प्राइवेट सेक्टर में दलितों को आरक्षण मिले इसके पक्ष में हैं और इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। कार्यक्रम के अंत की तरफ पहुंच रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको फिर उत्तर प्रदेश ना लाऊं। आप मुख्य सचिव रहे हैं 3 बार राज्य के, अभी सांसद हैं बाराबंकी से, और काफ़ी फोर फ्रंट पे आप नज़र आते हैं कांग्रेस की तरफ से, काफ़ी वोकल हैं आप। अभी चुनाव होने वाले हैं राज्य में, क्या आप चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से भी एक दलित को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी में ये कोई परंपरा नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी अपना जो राष्ट्रीय नेतृत्व को सामने रख के चलती है, जो उसकी नीतियां हैं उसको फोर फ्रंट पे लेके चलती है, और वो मैनिफेस्टो में उसका पूरा उल्लेख होता है। और उसी के आधार पर जितने भी प्रदेश हों, उसी के आधार पर वो सरकारें बनाती हैं। जब इलेक्शन हो जाता है, विधायक चुन लिए जाते हैं, तो लेजिस्लेटिव पार्टी जितने एमएलएज हैं वो बैठ के निर्धारित करते हैं कि किसको मुख्यमंत्री अगर बनाया कांग्रेस जाए। हाईकमान आपको ये जिम्मेदारी देना चाहे, आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं, ये तो प्रिजम्पटिव क्वेश्चन है, इसका कोई आधार नहीं है। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से आप वोकल हैं, लगातार मायावती सरकार पर नज़र रखते हैं, पैनी आलोचना करते हैं उनकी खुलकर। मैं कांग्रेस पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के नाते ये मेरा दायित्व है जो मैं निर्वहन कर रहा हूँ। मुझे पार्टी की नीतियों को खुल के दमदारी के साथ में उजागर करना है, लोगों को बताना है। और जो विपक्ष में लोग हैं, वो जो उनकी नीतियाँ हैं उनका पर्दाफाश भी करना मेरा दायित्व है। और उसी के लेके मैं फोर फ्रंट पे हूँ और उसी के लिए फोर फ्रंट पे बना रहूँगा। मेरे सामने अनेक चुनौतियां हैं, उन सब का सामना करते हुए, किसी की परवाह करते हुए। डॉक्टर पूनिया, बहुत ही संक्षेप में एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो राजनीतिक पंडित हैं उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में ब्राह्मणों का कब्जा है, चाहे वो राज्य अध्यक्ष की बात हो, चाहे सीएलपी लीडर की बात हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की बात हो। कभी आपने ये मुद्दा उठाया कि दलितों को उसमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए? बहुत संक्षेप में। देखिए, रिप्रेजेंटेशन सब जगह मिलना चाहिए, और दलितों को, ओबीसी को, माइनॉरिटीज़ को, सबको उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और दिया जाता है, देने का प्रयास किया जाता है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि प्रदेश अध्यक्ष हों, सीएलपी लीडर हों, हमारे नेता सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, उनके निर्देश में सब चलते हैं, और उन्हीं को लेके। डॉक्टर पूनिया, आप बहुत ही कहिए कि डिप्लोमेटिक आपने जवाब दिया है। खैर जो भी है, इसको स्वीकार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तर्कश के लिए समय निकाला और हमारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने। ये थे डॉक्टर PL पूनिया, जिन्होंने तर्कश में बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। अगले तर्कश में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।